वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करने जा रहे हैं कंपटीशन प्रोफाइल पर एक्सरसाइज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। बच्चों ये चैप्टर जो है हम पढ़ चुके हैं पूरा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवाइज कर लेंगे कंसेप्ट्स को और सीखेंगे इससे आगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी। What is elasticity? A body is said to be rigid if the relative positions of its constituent particles remains unchanged when external deforming forces are applied to it. तो यहाँ ये बॉल पिचक गई है बच्चों, ये स्प्रिंग खिंच गई है, तो क्या ये इलास्टिक हैं? यही सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढना है। The nearest approach to a rigid body is diamond और कार्बोरेंडम। ये आप देख रहे कार्बोरेंडम, इससे काटा जाता है डायमंड को, क्योंकि ये डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है। और यहाँ डायमंड है ही सही, है ना, दो दो डायमंड दिख रहे हैं तुमको। ओके। Actually, no body is perfectly rigid, and every object can be deformed to some extent or other by the application of suitable forces. So, all these deformed bodies, however, regain their original shape or size when the deforming forces are removed. जैसे हम हटाएंगे deforming force को, वो अपना original size and shape regain कर लेगा. The property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming forces is called, उसी को हम नाम देते हैं elasticity. तो ये simple सी definition elasticity की. Okay. Now, perfectly plastic body क्या है? A body which perfectly regains its original form on removing the external deforming force is called perfectly elastic. जैसे कि क्वार्ट्स है, तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के बहुत ही क्लोज है क्वार्ट्स। जब इसका कॉलिजन होगा क्वार्ट्स बॉल का क्वार्ट्स बॉल से, तो बच्चों ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा। इसी के विपरीत प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? ए बॉडी विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो जो रूपांतरण बल है या बोले डिफॉर्मिंग फोर्स है, विरूपक बल कहते हैं उसको बच्चों हिंदी में, विरूपक बल। तो वो लगाने पर जो बॉडी अपना शेप रिगेन नहीं कर पाती है और डिफॉर्म हो जाती है, उसको प्लास्टिक बॉडी। Those bodies which remain in the deformed state even after the removal of the deforming forces are plastic body, जैसे पुट्टी है या आटा है। Restoring force क्या होता है? When an external force act, जब भी बाहर से किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं at any object, then an internal resistance produced in the substance due to the intermolecular forces which is called restoring force. उसको पुनर्विन्यासित करने हेतु जो बल कार्य करेगा उसे बोलेंगे पुनर्विन्यास बल या restoring force. At equilibrium, साम्यावस्था में, the numerical value of internal restoring force is equal to the external deforming force. दोनों magnitude में equal and opposite हो जाते हैं। ठीक है, okay. What next? Stress क्या है? The restoring force acting per unit area of cross section of the deformed body is called stress. तो स्ट्रेस जो है फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यह है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l-1 t-2, दिस इज स्ट्रेस। कितनी तरह का होता है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, इस सबसे आप फैमिलियर हैं। डायग्राम से इसमें और क्लैरिटी आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे लगेगा along द लेंथ, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में कंप्रेशन आपको दिखेगा, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है बच्चों उसकी वजह से। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा? इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर एवरी यूनिट सरफेस ऑफ ए बॉडी, देन इट अंडरगोज ए सर्टेन चेंज इन वॉल्यूम। द फोर्स अपोजिंग दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसे ही शियर स्ट्रेस होती है जो टेंजेंशियली काम करती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिस पर मटेरियल ब्रेक हो जाएगा उसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्चुअल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर यानी मटेरियल फेल हो जाएगा, इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी इसी को कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में कौन सी टर्म आ रही है आपको ध्यान रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आए तो भी यही कैलकुलेट करनी है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस आए तो भी आपको यही कैलकुलेट करनी है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो देख लीजिए। स्क्रीन पर आ गया मैं, ये रहा ब्रेकिंग स्ट्रेस
F upon A डिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, मटेरियल का जो नेचर है उस पर, टेम्परेचर पर, उसके हिसाब से बदल जाएगी। इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है उस पर, किस पर डिपेंड नहीं करती, क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस पर ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एरिया बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अप्लाइड फोर्स पर भी डिपेंड नहीं करती। मैक्सिमम लोड फोर्स विच कैन अप्लाइड ऑन द वायर डिपेंड्स ऑन, जबकि मैक्सिमम लोड या फोर्स जो कि वो वायर ले सकता है या कोई सब्सटेंस सहन कर सकता है, उसकी जो क्षमता वो डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस। जितना मोटा तार, जितनी मोटी रस्सी, उतना ज्यादा लोड ले पाएगी। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर वो लोहे की है, पीतल से ज्यादा, पीतल की रस्सी होगी, पीतल की स्ट्रिंग होगी तो उससे ज्यादा लोहे की स्ट्रिंग लोड ले पाएगी। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो कम ले पाएगी। इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये फैक्टर्स है। स्ट्रेन, चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो यूनिट डिफॉर्मेशन को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। तीन तरह की हो सकती है, तीन तरह के स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग तीन तरह की स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि सिर्फ सॉलिड्स में पॉसिबल है, लिक्विड्स और गैसेस में, क्योंकि लिक्विड को हम खींच नहीं सकते बच्चों। वॉल्यूम स्ट्रेन वहां पर होती है लिक्विड्स में, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। shear strain, when a deforming force is applied body parallel to its surface, its shape not size changes, खाली shape change हो रहा है, ठीक है, size change नहीं हो रहा। The strain produced in this manner is known as shear strain. The strain produced due to a change in shape of the body is known as shear strain. ये definition हो गई इसकी। तो उसको tan phi से हम दिखा रहे हैं, ये small l upon capital L है shear strain, phi equal to small l upon capital L, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है phi। तो phi को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस। लोअर फेस यहाँ है, अपर फेस कितना खिसक गया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, दोनों फेसेस की बीच की जो दूरी है वो होगी। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, उसमें क्या अंतर है वो इस फिगर से आपको समझ में आएगा। तो गौर से देखें, मैंने सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r फिक्स्ड एट वन एंड, इसको एक एंड से हमने फिक्स कर दिया, ये रिवेटेड एंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिवेट्स है, फिक्स्ड एट वन एंड, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड एट द अदर, दूसरे एंड से हम उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन द सिलेंडर गेट ट्विस्टेड। फिगर शोज द एंगल ऑफ शेयर ए बी ए डैश, तो ए बी ए डैश, दिस इज एंगल ऑफ शेयर, एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट ए ओ ए डैश, तो these two angles are different, यही समझने की बात है। तो जब एंगल ऑफ ट्विस्ट ए ओ ए डैश हम अप्लाई करते हैं तो एंगल ऑफ शेयर होता है फाई, और दोनों में एक रिलेशन होगा, आर्क ए ए डैश ये बराबर होगा रेडियस इंटू थीटा, आर थीटा के बराबर, सर्कल वाले लॉ से ये हम देख सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। तो आर्क ए ए डैश साइमल्टेनियसली एल फाई के बराबर भी है, तो इसके हिसाब से आर थीटा एल फाई के बराबर हो जाएगा, और ये रिलेशन हमारे काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कंपटीशन लेवल पर। तो फाई हो गया आर थीटा बाई एल, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड शेयर एंगल, एंगल ऑफ शेयर, इन दोनों में ये रिलेशन निकल के आता है। तो थीटा यहाँ पर है, एंगल ऑफ ट्विस्ट उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे लेंथ से, तो हमें मिलेगा एंगल ऑफ शेयर। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को हमने डिटेल में स्टडी किया था, मैं समझता हूँ यहाँ पे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप चाहें तो स्क्रीन को फ्रीज करके पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज, उस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, मटेरियल कहेंगे डक्टाइल है, प्लास्टिक रीजन अगर स्मॉल है तो बोलेंगे मटेरियल जो है वो ब्रिटल है। फॉर सम मटेरियल्स इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज एंड द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, जैसे टिश्यू ऑफ एओर्टा, रबर एक्सेट्रा, इनके लिए ग्राफ इस तरह का होगा। एंड यहाँ देख भी रहे हैं आप ये कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ ये हार्ट, ऐसे सिचुएशन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ होता क्या है, द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, द स्ट्रेस इन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, दिस फैक्टर इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं हुक्स लॉ, जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, ये साथ में कंडीशन है हुक्स लॉ के एप्लीकेबल होने की। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ लास्ट स्ट्रेस, टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। ये डिपेंड नहीं करता स्ट्रेस और स्ट्रेन पर, उन पर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ सकता है, मॉडुलस कांस्टेंट रहेगा। की पॉइंट्स जो अभी तक हमने सीखा, रिवाइज किया, उसके बेसिस पर मैंने मटेरियल इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, रीस्टोरिंग फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये आया कहां से, उसका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, व्हाइल अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, ये दोनों फोर्स, और यहां तक के आगे 12th में आप पढ़ेंगे इंटर न्यूक्लियन फोर्स, न्यूक्लियंस के बीच लगे, ये रिपल्शन के भी हो जाते हैं जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन दोनों के हो सकते हैं। If the deforming force is inclined to the surface at an angle theta such that theta is not zero and theta is not 90 degree, then both tangential and normal stresses are developed. तो बॉडी में टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होगी, नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी, दोनों की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। Linear strain in the direction of force is called longitudinal strain, while in a direction perpendicular to the force, ये आप देख रहे हैं perpendicular direction to the force, it is called lateral strain। और उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। ब्रेकिंग स्ट्रेस also measures the tensile strength। तो गौर करें शब्दों पर, टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि वो सह सकता है ऑब्जेक्ट, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। जब आप खींच रहे हैं तो डायमीटर कम हो रहा है बच्चों, तो लेटरल डायरेक्शन में भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। एग्जांपल देखते हैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल 2:1 है, रेडियस का रेशियो आपको दे दिया। फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, फोर्स दोनों में सेम आपने लगाया। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हमने लिखा, और दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो स्ट्रेस इन 1 अपॉन स्ट्रेस इन 2 करते हैं तो एफ अपॉन पाई आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर अपॉन एफ, तो सेम है, कट गया। तो सिंपली आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर है, और वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है, आर टू अपॉन आर वन इज 1:2 हमने रखा, आंसर हमारे साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन, बार ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्सेस एफ एट द एंड्स। ये दो फोर्सेस हमने लगाए। कंसीडर ए प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर ये जो प्लेन है, with a plane at right angles to the bar angle, ये right angle पर है प्लेन और ये theta angle पर है। What is the tensile stress at this point, at this plane in terms of F, A and theta? Tensile stress हमको निकालना है। What is the shearing stress? वो भी हमको निकालना है in terms of F, A and theta। तो ये दोनों कैलकुलेशन हम करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया है, तो नॉर्मल फोर्स, पहले हमने एरिया निकाला तो एरिया A अपॉन कॉस थीटा है। नॉर्मल फोर्स एफ सी सी, यानी वही एफ जो है नॉर्मल फोर्स इज, तो उस डायग्राम को यहाँ अगर वापस हम देखें एक बार, तो ये देखिए, ये ए है, इधर ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये एफ है, तो इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा बच्चों, वो होगा एफ कॉस थीटा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इधर ए कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर काम करेगा, इसलिए फोर्स में भी आ जाएगा कॉस थीटा, अगर उधर एरिया में आया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा, यहाँ ए अपॉन कॉस थीटा है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे सिचुएशन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस है एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, जबकि जो शेयर स्ट्रेस है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया है ए अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंशियल फोर्स है एफ साइन थीटा। तो ये कौन सा है, एफ साइन थीटा, वो देख लीजिए, वो एफ कॉस थीटा है, तो इसके जो पैरेलल वाला फोर्स है इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, ये है एफ साइन थीटा, जो इस प्लेन के पैरेलल काम करेगा, एफ साइन थीटा, एक तरह से। तो एफ साइन थीटा अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा से नई तरह का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 ए। इसको और भी किसी तरीके से आप समझ सकते हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट, इसको लिखकर, खुद लिखकर देखें, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, और उससे आइडिया भी लगेगा कि कौन सा क्रॉस सेक्शन कब लेना हो।
Third illustration, the upper end of a wire 1 meter long and 2 millimeter radius is clamped. उसका ऊपर का सिरा हमने clamp कर दिया, fix कर दिया. Lower end is twisted, उसको घुमा रहे हैं through an angle of 45 degree. Angle of twist आपको दिया है. तो angle of shear पूछा है, जैसे कि आपने अभी अभी relation देखा था. अगर मैं वापस दिखाऊं तो आप इसको से सॉल्व कर सकते हैं. phi equal to r by l into theta. अब आपको पहचानना है r कौन है, l कौन है, थीटा कितना है. अगर डिग्री में रखते हैं वैल्यू तो यहाँ पर भी आंसर डिग्री में आएगा, और अगर इसको रेडियन में रखेंगे कन्वर्ट करके तो यहाँ आंसर रेडियन में आएगा. तो कई बार ये होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अगर रेडियन में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन आल्सो. Illustration number 4, stress versus strain graph for two materials A and B are shown below. A और B के लिए which material has greater Young's modulus, तो जिसका स्लोप ज्यादा है obviously material A has greater value. Which material is more ductile, जिसमें रेंज ज्यादा है after the yield point. So A is more ductile because there is a large plastic deformation range between elastic limit and the breaking point. Breaking point कहाँ पर है बच्चों, breaking point किसको कहते हैं, आपको clarity होनी चाहिए. This is the breaking point or fracture point. This is a long plastic range here we are getting. Which material is more brittle, ये NCERT में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जस्ट रिवीजन आप कर लीजिए. ब्रिटल कौन सा हुआ जिसमें रेंज कम है, यानी बी, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल बिकॉज ऑफ प्लास्टिक रीजन उसमें कम है. Which of the two is more stronger material, strong कौन सा होगा. Strength of material is determined by the stress required to cause fracture. ठीक है, फ्रैक्चर कॉज करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी, उसको फ्रैक्चर के लिए ज्यादा स्ट्रेस चाहिए. इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में डायग्राम में कंट्रोवर्सी थी. अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक ग्राफ बना दूं सी, तो सी का फ्रैक्चर यहाँ पर हो रहा है जिसके लिए स्ट्रेस ज्यादा है, तो सी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ए और बी दोनों से. Illustration number 5, body of mass 10 kg is attached to 30 centimeter long wire whose breaking stress आपको दिया हुआ है, इससे आप breaking force निकाल सकते हैं. Area of cross section of wire 10 to minus 6 meter square. What is the maximum angular velocity with which it can be rotated in a horizontal circle? क्योंकि जब आप घुमाएंगे horizontal circle में तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे काम करेगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर l, और उसको अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास. तो शांति से बैठकर इसको खुद से सॉल्व करें, डेटा देखकर, यू विल गेट इट. कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आया हुआ कंसेप्ट एनालाइज करके आपको समझना चाहिए. फिजिक्स इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स. Illustration number 6, the breaking stress of aluminium is 7.5 into 10 to the power 8 dyne per centimeter square. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस फिर से हमारे पास है और आपकी बार सीजीएस में है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन. क्या होता है बच्चों की, जो वायर आप लटका रहे हैं उसका खुद का भी तो वेट है, और खुद के वेट के अंडर वो एक्सपांड हो सकता है. सेंटर ऑफ मास पे अगर वेट लगता हो मान लें हम, तो खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो सकता है. डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है और स्मॉल जी दिया हुआ है, सब सीजीएस में है. तो हम भी क्या करें, सीजीएस में कैलकुलेट करके बाद में उसको जैसा पूछा है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ एल्यूमिनियम वायर, अगर बहुत ज्यादा है तो हम किलोमीटर में निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन देखें, L is the maximum length of wire that can be hang vertically without getting broken. तो उसमें जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी. मास ऑफ द वायर m इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. मास को अगर कैलकुलेट करना है तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यानी ये क्वांटिटी तो बन गई बच्चों वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने डेंसिटी से तो मास बन गया, और वेट निकालेंगे तो जी से मल्टीप्लाई किया तो ये रॉ जी. दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स दैट द वायर कैन विदस्टैंड. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को हमने इसको स्ट्रेस वाले टर्म में कन्वर्ट करके तो एल रॉ जी आ गया. इसको आप एच रॉ जी से कंपेयर कर सकते हैं जो प्रेशर होता था. स्ट्रेस इज आल्सो काइंड ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे वैल्यूज डाली हमने, वैल्यूज डाल के यहाँ से एल स्मॉल एल निकाला तो 2.83 किलोमीटर. सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 10 पावर 3 आ जाएगा, 10 पावर 3 हटाएंगे तो किलोमीटर. क्वेश्चन बॉक्स ये आपके लिए खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे. तो जस्ट गो थ्रू देम, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए स्क्रीन को फ्रीज करने के बाद, और उसके बाद आंसर्स यहाँ पर हैं.
आंसर्स मैच कराइए, कुछ भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर पता है 9414489614, आप व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स, ये कौन कौन से हैं? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका फॉर्मूला निकल आता है एफ कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए, जहाँ पे स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है। विद इन इलास्टिक लिमिट, ये सब हमने पढ़ लिया बच्चों, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। डायमेंशंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में। कुछ नया जो है जिस पर बेस क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ओन वेट, खुद के वजन की वजह से लेंथ बढ़ जाती है ना। जैसे हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कभी कि हम अगर दिन में खड़े हुए हैं तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेट, हमारे खुद के वेट की वजह से हम छोटे हो जाएंगे लंबाई में, जबकि सो रहे हैं लेटे हुए हैं तो लंबाई हमारी बढ़ जाएगी। कंसिडर रोप ऑफ मास कैपिटल एम लेंथ एल हैंगिंग वर्टिकली as the tension at different points on the rope is different, stress as well as strain will be different at different points, depend करेगा पॉइंट की लोकेशन क्या है। मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तभी वहां से टूटेगा। मिनिमम स्ट्रेस विल बी एट द लोअर एंड, क्योंकि नीचे उसको कोई नहीं खींच रहा, तो वेट की वजह से। तो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ रोप ऑफ लेंथ dx at x distance from the lower end। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया डिस्टेंस x पर dx लेंथ का। तो वहां पे जो टेंशन होगी, इन जनरल हम एक्सप्रेशन अगर निकालें तो टेंशन होगी मास पर यूनिट लेंथ इनटू g, और m उसका मास हमने माना है, तो स्ट्रेस होगी टेंशन अपॉन एरिया m अपॉन l। तो मास पर यूनिट लेंथ हुआ, तो आई थिंक एक फैक्टर मिसिंग है, क्या चेक करते हैं। इंटू जी अपॉन ए, एक्स डिस्टेंस, ओके ये एक्स है इंटू नहीं है, ठीक है, दिस इज एक्स, कोई भी फैक्टर मिसिंग नहीं है, पर दिस इज एक्स नॉट इंटू, ओके। तो ये लेंथ आ गई उसकी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, और ये हो गया स्ट्रेस दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट बाय dy, अगर dy से खींचा तो स्ट्रेन हुआ dy बाय dx। और एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम फॉर्मेट में लिखते हैं, और समिंग अप द एक्सटेंशन फॉर फुल लेंथ ऑफ द वायर, सारे एक्सटेंशंस को अगर जोड़ लें तो इंटीग्रेट किया हमने एम जी अपॉन एल ए, वेरिएबल क्या है एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल, और इधर जो है डी वाई वेरिएबल है, तो 0 टू डेल्टा एल इसमें जो एक्सटेंशन आ रहा है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें मिलती है एम जी एल अपॉन 2 ay, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम का है। सिंस द स्ट्रेस इज वेरिंग लीनियरली, पर जहां पर सिमेट्री होती है बच्चों ये आसान हो जाता है काम, और हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। वी में अप्लाई द एवरेज मेथड टू इवेल्युएट स्ट्रेन, स्ट्रेन इवेल्युएट करने के लिए हम एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं जहां सिमेट्री है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सिमेट्री है तो हम क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। सिंस द वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देयरफॉर द ओरिजिनल लेंथ विल बी टेकन एज l/2 मानते हुए, y हो गया mg इंटू l/2 अपॉन a डेल्टा l, तो यहाँ से डेल्टा निकल के आता है, और देख रहे हैं हम सेम वैल्यू है, सेम एक्सप्रेशन इज देयर। यहाँ m है एल ए रॉ, जैसे पहले कैलकुलेट किया था, तो डेल्टा l जो है इन टर्म्स ऑफ रॉ भी निकाल सकते हैं। तो ये सभी काम के फॉर्मूले हैं, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ये यूज होंगे बार बार, और निश्चित रूप से आपको रट जाएंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से दिखाते हैं, और कभी कभी कैपिटल जी से भी दिखाते हैं, ईटा और कैपिटल जी। Within elastic limit, the ratio of shearing stress to the shearing strain is called modulus of rigidity. So shear stress upon shear strain. Angle of shear phi is always taken in radians, क्योंकि ऐसा यूनिट ही रेडियन है बच्चों। फाइन सिरेमिक्स एल्यूमिनिया, और ये है एल्यूमिना, और ये है मेटल स्टेनलेस स्टील, तो आप साफ साफ देख रहे हैं एंगल, शेयर एंगल का डिफरेंस, और इस तरह से ये शेयर फोर्स काम करता है और शेप चेंज कर देता है बॉडी। इस सिचुएशन के लिए हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस
ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस भी कहते हैं इसको, और कैपिटल के या बी से हम दिखाते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो। अब यहाँ माइनस साइन क्यों आ जाता है, क्योंकि प्रेशर लगाने पर, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ा रहे वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर। माइनस साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन वॉल्यूम विद एन इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा। इसकी यूनिट भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी तीनों ही सेम है। हाँ, यहाँ एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जो बहुत काम की, आपको ध्यान रखना है, कंप्रेसिबिलिटी। और इसको महसूस कीजिए, कैसे महसूस करना है बच्चों, एक सिरिंज, खाली सिरिंज आपको मिल जाती है, उसमें आप पानी भर के पानी को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, और पानी खाली करके हवा को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, तो आप फील कर पाएंगे कि हवा काफी कंप्रेसिबल है, 20 गुना से भी ज्यादा पानी के कंपैरिजन में। और वेरीफाई कर सकते हैं, एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, वहां हमने डिस्कस किया था बच्चों, C इक्वल टू 1/k, तो इसकी यूनिट जस्ट रिवर्स हो जाएगी जो बल्क मॉडुलस की होती है। देन पॉइजन्स रेशियो विद एन इलास्टिक लिमिट, अगर लेटरल स्ट्रेन का रेशियो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ लेता हूँ, यहाँ इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या, लॉन्गिट्यूडनल क्या, तो उसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, जिसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच थ्योरेटिकल लिमिट है। एक्सपेरिमेंटल लिमिट प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए 0.2 से 0.4 के बीच में हमें पॉइजन्स रेशियो मिलता है। यानी लेटरल स्ट्रेन कितना डेवलप होती है, 20% बोलेंगे या 2% बोलेंगे, 0.2 20% बोलेंगे, 20% एंड 4%, 40%, 20 से 40% तक ये चेंज आता है। तो यू कैन रिलेट, तो इसकी मदद से हम डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन y, k, ईटा एंड सिग्मा, जो कि आपके काम के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मेट में। तो इसकी सिमेट्री आप उससे देख सकते हैं, जब थर्मोडायनेमिक्स में आप डिफरेंट टेम्परेचर स्केल को लिंक करते थे, C माइनस F-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू R/4, ऐसा कुछ रिलेशन था, आपको याद आ रहा होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि -40 डिग्री के लिए दो स्केल सेम टेम्परेचर दिखाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट रिलेशन, ऐसे आप देखेंगे पूरी फिजिक्स में सिमेट्री है कहीं ना कहीं। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर तार को खींच रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस तार में स्टोर हो जाएगा। तो उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलस लगानी होगी आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वर्क डन इसके बराबर है, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वर्क अपॉन वॉल्यूम, वो एनर्जी डेंसिटी जो कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होगी। और सीधा इसकी सिमेट्री बच्चों मैच होती है कहाँ पर, 12th क्लास में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां जाकर मैच होती है। म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो, इवन सिंबल भी एक जैसे से लगते हैं, तो बड़े ध्यान से सिंबल्स के स्पेसिफिक रेफरेंस के हिसाब से मीनिंग होते हैं। यहाँ एप्सिलॉन लिखता हूँ तो स्ट्रेन है, वहां लिखूंगा एप्सिलॉन तो वो परमिटिविटी हो जाएगी 12th क्लास में। तो मान लीजिए L0 लेंथ का वायर था, उसको हमने x अमाउंट से खींचा, तो स्ट्रेस जो फोर्स जो लगाया वो लगाया स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस है y अपॉन x अमाउंट से खींचा था, तो x अपॉन L0 स्ट्रेन था, तो y टाइम्स स्ट्रेन इनटू एरिया। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स टू elongate इट फर्दर, अगर dw स्मॉल वर्क डन है तो F.dx से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क डन निकालना वायर को खींचने में 0 से डेल्टा एल तक, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू डेल्टा एल इस एक्सप्रेशन। हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके रिजल्ट हमें मिलता है हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन L0 जो कि स्ट्रेन है का उस होल स्क्वायर, A इंटू L0 जो कि वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। इट इज लाइक फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, टेम्परेचर का क्या असर होता है इलास्टिसिटी पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे यंग्स मॉडुलस डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाहेंगे और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। When temperature increase, the elastic properties in general decreases. That is, elastic constant decreases. Plasticity increases with temperature. है ना, easily उसको workable हो जाएगा, उसको फैला सकते हैं, flow करेगा वो। For a special kind of steel, elastic constants do not vary appreciably with temperature. This steel is called invar. गौर करें बच्चों, पेंडुलम जो है, पेंडुलम क्लॉक्स में वो किसके बनाते हैं, इनवार के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? बिकॉज इसके जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो टेम्परेचर के साथ उन पर असर नहीं के बराबर होता है। अब इसकी सिमेट्री आप ढूंढेंगे तो आपको
करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर मिलेगी किसके जैसे, जैसे एलॉयज होते हैं नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, तो इन पर, इनके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, तो उससे सिमेट्री मिलेगी। तो उसको यहाँ पे बोले इनवर्ट जैसा काम कर रहा है। इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होने वाला है, इसको आप सरफेस टेंशन से लिंक कर सकते हैं। वाई स्लाइटली इंक्रीजेज विद इम्प्योरिटी, जैसे आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, अगर इम्प्योरिटी जो मिला रहे हैं, जैसे पानी में मिला रहे हैं हम इम्प्योरिटी जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी कम सॉल्युबल है, तो ऐसे सिचुएशन में सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो हाईली सॉल्युबल होती है सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है, नमक वगैरह जो है घुलनशील है पानी में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वाई स्लाइटली इंक्रीजेज विद इम्प्योरिटीज, द intermolecular attraction strengthens impurities, consequently external deformation can be more effectively opposed। तो बीच में जो है वो जो सब्सटेंस फॉरेन मटेरियल आ गए वो मजबूत कर रहा है। यहाँ पर भी अगर डेप्थ में जाएंगे तो वैसा ही रिलेशन आप देखेंगे मिल जाएगा, जो इजीली मिक्स हो जाता है, यानी साइज ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पर भी ये डिपेंड करेगा, जिसकी बात हम यहाँ पे नहीं, इस लेवल पे नहीं कर रहे। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट वो क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के और के ए y टाइम्स r0 होता है, जहां पर यंग्स मॉडुलस है y और r0 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये एक इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट है। ये रिलेशन किसके जैसा है बच्चों, r इक्वल टू r0 a रेज़ टू पावर 1/3, जिसको आप एटॉमिक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। r इक्वल टू r0 a रेज़ टू पावर 1/3, मिलता जुलता कुछ रिलेशन है। ओके, की पॉइंट्स क्या क्या सीखे हमने। वैल्यू ऑफ के इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड्स एंड, यानी बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, मिनिमम फॉर गैसेस। मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू डिफाइन बल्क मॉडुलस, मैक्सवेल ने बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया था। फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर ईच इक्वल टू 0, दोनों ही 0 होती हैं। तो बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं लिक्विड और गैसेस के लिए। फॉर एनी आइडियल रिजिड बॉडी ऑल द थ्री इलास्टिक मॉडुली आर इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट फोर्स चाहिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम की, बाकी फिर कंपटीशन में तो जो 4 नंबर का सवाल होता है वही होता है, या किसी किसी कंपटीशन में 3 नंबर का, या अलग अलग वेटेज के हिसाब से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड मटेरियल ओनली। आपसे पूछें एरिया डबल कर दिया, लेंथ आधी कर दी वगैरह वगैरह, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक वैसे जैसे रेजिस्टिविटी का होता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं। Material only, as the fluids do not have a fixed shape। ओके, ये यहाँ थोड़ा सा डिफर कर रहा है उससे। ये तो मैंने जो पॉइंट लिंक किया वो यंग्स मॉडुलस लिंक हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ ये बताया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा जो है सॉलिड मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लूइड्स के लिए हम इसको डिफाइन नहीं करते। W इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, वेयर डेल्टा इज द एक्सटेंशन इन द लेंथ। ये फॉर्मूला भी हमारे काम का है। This work done in elongating a wire is stored in the wire as elastic potential energy, जो भी लास्ट आर्टिकल में हमने बात की। Thus the elastic potential energy density U equal to W by V, half into stress into strain। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाएंगे तो वहां देखेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, वैसे कुछ रिलेशन आ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ लिखकर बताऊं तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं बच्चों, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऐसे लिखने वाले, ठीक है। और वहां पर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी होती है। यहाँ स्ट्रेन है, दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेन को दिखाते हैं एप्सिलॉन से, स्ट्रेस को दिखाते हैं सिग्मा। अब देखो एक्सप्रेशन की सिमेट्री में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस को मैं कैसे दिखाऊंगा, यंग्स मॉडुलस को दिखाऊंगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं चाहूँ तो इस स्ट्रेस की जगह लिख सकता हूँ स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा हाफ इंटू सिग्मा, हाफ इंटू वाई इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। तो देखिए एक्सप्रेशन की सिमेट्री, y की जगह एप्सिलॉन 0 आ रहा है और एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर आ रहा है। यूनिट अलग अलग है बच्चों,
यंग्स मॉडुलस इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी अगर निकालनी है तो आपको इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। ठीक है, कि ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे काम है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, क्या क्या काम आते हैं। क्रेन की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए शुड और मस्ट बी ग्रेटर देन W अपॉन एस वाई, जहाँ पे वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी इतना लगाने के बाद ये रस्सी अपने आप खिंच जाएगी, तो ये उससे उसके हिसाब से एरिया इतना होना चाहिए कि उसमें कोई परमानेंट या प्लास्टिक चेंज ना आए। तो एग्जांपल फॉर 10 मीट्रिक टन लोड, SY फॉर स्टील बीइंग 300 मेगा पास्कल कह सकता हूँ इसको। A should be greater than 3.32 10 to the 4। ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में रख कर देखते। सेकेंड पॉइंट, गर्डर्स की बात की, उनके शेप की, क्रॉस सेक्शनल डिफरेंट गर्डर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये आई सेक्शन को हम प्रेफर करते हैं, हमने पढ़ा था। और ये फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन हमने एनसीईआरटी में देखा। नाउ मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, इस पे भी हमने वर्क किया था एनसीईआरटी में। सिमिलर डिटेल इज हियर कि 10 किलोमीटर वो हो सकती है। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मेटल, द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर हाफ ऑफ दैट ऑफ सेकंड वायर। सारा डेटा दिया हुआ बच्चों, सीधे न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीन को फ्रीज करके देखें और उसको अपने आप सॉल्व करें। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों एनसीईआरटी में, तो फिर से आप देख लें इसको एक बार। ये भी कर चुके हैं हम, फिर से आप देखें एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ये परसेंटेज में अगर दे रखा है तो परसेंटेज में आप इसको कैसे डील करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर है, तो स्क्रीन फ्रीज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं एनसीईआरटी में। तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट सब फॉर्मूले की एप्लीकेशन है और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है खुद ही। सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दिया है मैंने, तो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। कुछ यहाँ पर ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, मैं मेहनत करूंगा तो मैं सीखूंगा, आप मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे। और अभी ये आपके सीखने की जरूरत ज्यादा है, तो यू हैव टू डू दिस। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस फॉर स्टील 3.2 एंगस्ट्रॉम, और वैसे भी लगभग निकल में भी यही होता है, और HCl में भी यही होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, दो एटम के बीच की दूरी, बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं। फिर क्वेश्चन बॉक्स में ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं आप आंसर्स मैच करा सकते हैं। मैंने आंसर्स दे दिए आगे, तो स्क्रीन को फ्रीज करके इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए बच्चों, और सॉल्व करने के बाद आंसर्स को आप मैच करा लीजिए। तो हियर आर द आंसर्स। मैं समझता हूं ये प्रैक्टिस सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू फॉर व्यूइंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, जो भी मैंने कमिटमेंट किए मैं वो सबको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि 12th के एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड है वो 4 मई से 10 जून के बीच में अभी खिसक गए हैं, तो हमारे पास काफी टाइम है। इसलिए मैंने वहां पे जल्दबाजी नहीं की, जो मैंने कहा था कि मैं ईएमआई खत्म करा दूंगा, तो मैंने वहां जल्दबाजी नहीं की। हम चलेंगे आराम से और अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो till next video, happy learning।